हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एंगेजमेंट मेकअप एक डस्की स्किन टोन पे करने वाले हैं। इसके सारे डिटेल्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैंने क्लाइंट का CTM किया था, उसके बाद में मैं ढेर सारा फेशियल ऑयल, बहुत सारा फेशियल ऑयल लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। और प्राइमर इनसाइड का मैंने यूज़ किया है। ये कौन सा प्राइमर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स शेयर करूँगी। प्राइमर लगाने से जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाती है और मेकअप जो हमारा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। हमारे मेकअप और स्किन के बीच में एक बैरियर का भी काम करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है प्राइमर के। और ये प्राइमर जो होता है, जो ये स्टेप होता है, इसको हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, हमारे बेस को बहुत अच्छा और फ्लॉलेस बनाता है ये। देन इसके बाद अब बारी है कलर करेक्शन की। तो जो हमारे जो क्लाइंट का फेस है ना, वो डस्की स्किन तो है ही है, साथ ही साथ इनको पिगमेंटेशन भी है एरियाज़ पे। तो मैं जो भी इनके फेस पे जहाँ पे भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे हम कलर करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डार्क ऑरेंज शेड लिया हुआ है। आपको बता दें कि प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा डार्क रहेगी, आपको कंसीलर, आपको जो कलर करेक्टर है उसका कलर उतना ही डार्क रखना है। तो यहाँ पे मैंने डार्क शेड का ऑरेंज लिया है और पूरे फेस पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है उसको हम अच्छे से कवर अप कर रहे हैं उससे। कलर करेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपका मेकअप थोड़े टाइम के बाद में डार्क हो सकता है, ग्रे पड़ सकता है। तो इसलिए आपको कलर करेक्शन ज़रूर करना है और जहाँ पे नीड है वहाँ ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको लेकर के पूरे फेस पे करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ इनको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है फेस पे, मैं वहाँ पे इसको कवर कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अब हम इनके ऑरेंज कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पे इनके स्किन शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप जस्ट कलर करेक्शन के बाद में अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपका जो मेकअप है, जो बेस है, वो ऑरेंजिस हो जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इनके स्किन शेड का कंसीलर यूज़ किया है और कंसीलर से सारे जो सारे ऑरेंजेस जो आपका बेस है उसको कवर अप करना है। तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में लेकर के ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे जो आपका ऑरेंज कलर करेक्टर है उसके ऊपर अप्लाई करना है। देन इसके बाद में हम ब्लेंडर से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और बहुत हल्के हाथों से करते हैं। जो आप देख रहे हो, बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग करनी है, पूरे फेस पे करना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना, बस आपको इतना करना है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन पे मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए आपके बेस के, आपके फेस के साथ। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक करोगे ना तो जो आपका कलर करेक्टर है या जो आपका कंसीलर है ना वो रिमूव हो जाता है। तो बहुत थोड़ा सा आपको डैब डैब करके बहुत हल्के हाथों से आपको इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अब हम इनको अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। और मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो 410G ब्राउन शुगर शेड है हुडा ब्यूटी का, जो इनके स्किन टोन पे बहुत अच्छा जा रहा है। इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात है कि ये 100% कवरेज देता है, बहुत अच्छी इसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग इसकी थोड़ी टफ़ है, टाइम टेकिंग है। तो इसकी जब भी आप हुडा फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लेकर के करना है बहुत अच्छे से। बट ये कवरेज बहुत अच्छा देता है, मतलब इस फाउंडेशन का जो कवरेज है ना बहुत अच्छा है और इसका जो बेस भी है वो बहुत फ्लॉलेस होता है। क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे करके ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो इसके हम थोड़े थोड़े से अमाउंट में ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से आपको फाउंडेशन लगाना है। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लेंडर की हेल्प से ही फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपका जो मेकअप होता है, जो बेस होता है, वो पैची हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, आपको एक जगह पे बहुत सारा फाउंडेशन नहीं रखना है, आपको पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा डॉट में करके आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। देन आपको इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत फास्ट करोगे क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना वो मैट फाउंडेशन है और बहुत जल्दी ड्राई होता है।
तो इसकी ब्लेंडिंग आपको बहुत जल्दी करनी है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो इमीडिएटली आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है, और ब्लेंडिंग भी बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, डैब डैब करके करना है, रब नहीं करना है प्रोडक्ट को। और आप देख रहे हो किस तरीके से हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। आपको ईयर वगैरह भी कवर करना है साथ में, और नेक का एरिया है उसको भी अच्छे से कवर करना है। आप कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, तो जिस तरीके से आप फेस पे लगाते हो उसी तरीके से आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो नेक पे फाउंडेशन कम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है आपका फेस और आपका जो नेक होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए आपको नेक एरिया पे भी उसी तरीके से और उतनी ही अमाउंट में फाउंडेशन अप्लाई करना है। आप देख रहे हो किस तरीके से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से ये पूरे प्रॉब्लम को कवर कर दिया है। मुझे इसका जो बेस है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट डन हो रही है। हम इस तरीके से, आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने पूरे एरियाज़ को, नेक एरिया को, ईयर एरिया को कवर करते हुए अच्छे से ब्लेंडिंग करी है। आपको नोज़ के आसपास और अंडर आई एरिया पे बहुत अच्छे से काम करना है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अब हम कर रहे हैं फेस कंटूरिंग। फेस कंटूरिंग करने से क्या होता है, एक हमारी जो हमारा फेस होता है उसको एक एज मिलता है, एक डायमेंशन मिलता है। इससे जो हमारा फेस है ना वो बहुत अच्छे से, जो इसके फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने इनको चिक पे, इनके फॉरहेड एरिया पे, क्योंकि इनका फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए मैंने फॉरहेड एरिया पे, इनके चिक एरिया पे और चिन पे भी मैंने थोड़ी कंटूरिंग की है। और कंटूरिंग की ब्लेंडिंग भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और हल्के हाथों से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नोज़ पे भी इनको थोड़ी सी कंटूर किया है, क्योंकि इनका जो नोज़ है ना वो भी थोड़ा सा ब्रॉड है और लेंथ इनकी थोड़ी कम है। तो उसको इन्हेंस करने के लिए और थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे नोज़ पे भी कंटूरिंग की है। अब आप देख रहे हो किस तरीके से हम कंटूर को ब्लेंड कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। जब हम नोज़ की कंटूरिंग करते हैं ना तो डाउनवर्ड में करते हैं हम, और बहुत हल्के हाथों से करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी, वरना ये आपके फाउंडेशन के साथ मर्ज हो जाएगा और ये अलग से आपके स्किन को कोई भी एक शेप नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको बहुत हल्के हाथों से करना है। और जब आप चिक्स की ब्लेंडिंग करते हो ना तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, अपर डायरेक्शन में करना है। जिस तरीके से ये आपके फेस को एक अच्छा डायमेंशन देता है, एक अच्छा कट देता है। आपको फोरहेड का भी इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। जब भी हम कंटूर की ब्लेंडिंग करते हैं ना, याद रखिए हमको फाउंडेशन की तरह पूरे फेस पे नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है कि आप फेस की कटिंग दे रहे हो, आपको फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर रहे हो कि आपको पूरे फेस पे करना है। सिर्फ और सिर्फ जिस एरिया पे आपको कट करना है उसी एरिया पे आपको ब्लेंडिंग करनी है, और बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंडर यूज़ करना है। देन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर, और यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है जो लिक्विड कंसीलर है। तो ये नास का कंसीलर है, इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। और ये भी आप देख रहे हो मैं किस तरीके से कितनी अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया कॉल आने की वजह से। तो अभी आपने देखा मैंने इनको लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है, और लिक्विड कंसीलर अप्लाई करने के बाद में हम इसकी भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं। ये हमारे बेस को एक जिसको आप कहते हो कि हमारे फेस को लिफ्ट करता है, हाईलाइट करता है, और साथ ही साथ हमारे फेस को एक डायमेंशन देता है, एक कट देता है। तो यहाँ पे हम कंसीलर की जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं ना वो बिल्कुल हल्के हाथों से कर रहे हैं। जो हमारा कंटूर है, जो हमारा कंसीलर है ना, उसको ईज़िली अच्छे से बिल्कुल मर्ज करना है आपस में। बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड भी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे फेस को एक कट दे रहे हो, एक शेप दे रहे हो। इस बात को हमेशा नोटिस करिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फाउंडेशन अप्लाई करो ऐसा करके आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक कट देना है, तो जस्ट उसी एरियाज़ को आपको कंसील करना है, अप्लाई करना है और ब्लेंडिंग करना है जिस एरिया को आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हो। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से हमने ब्लेंडिंग करी है और ब्लेंडिंग को अच्छे से कंप्लीट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके मेकअप को इन्हेंस करने के लिए, आपके एरियाज़ को, आपके हाईलाइटेड एरियाज़ को, आपके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसको स्किप नहीं करना है, और इसको करने का भी एक जो आपका तरीका होता है ना, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेप है ना आपका कंटूर का और हाईलाइट का एक ऐसा स्टेप है जो आपके पूरे फेस को, आपके पूरे बेस को एक शेप देता है और एक कट देता है। तो ये आपको बहुत आराम से करना है और बहुत अच्छे से करना है। आपको फेस के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट का फेस है थोड़ा सा ब्रॉड है और थोड़ा सा कह सकते हो आपकी
थोड़ा सा स्क्वायर है इनका फेस, तो उसके हिसाब से मैंने जो कटिंग करी है ना उनके फेस के अकॉर्डिंग करी है। आपको भी इसी तरीके से करना है। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है मेकअप को सेट करने का, क्योंकि अगर हम बेस कंप्लीट करने के बाद में फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करने के बाद में अगर मेकअप को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारा स्किन नेचुरल ऑयल रिलीज़ करता है उस ऑयल के साथ में हमारा मेकअप मिक्स हो जाता है और थोड़ी सी वो लाइंस वगैरह क्रिएट करने लगता है। तो इमीडिएटली हमको काम करना है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्माइल लाइंस आती है या आपके नोज़ का जो नोज़ के आसपास का जो एरिया होता है, अंडर आई एरिया होता है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बेकिंग करनी है, बहुत अच्छे से सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे बेस को सेट करने के लिए मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है जो फॉरएवर 52 का है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके वैनिटी बॉक्स में है। क्योंकि ये हुडा का फाउंडेशन है और ये मैट फाउंडेशन है तो इसका कवरेज बहुत अच्छा है। बट क्योंकि ये मैट है और अभी विंटर्स चल रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखते हुए हमें इसकी जो प्राइमर जो प्रिपरेशन है और इसके बाद की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देखो ठंडियों में मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो मेकअप बहुत ड्राई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है और स्किन को कैसे प्रेप करना है ये बहुत मैटर करता है। अब आप देख रहे हो ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद में मैंने थोड़ा टिंटेड पाउडर लिया था, जिससे कि इनके फेस पे जो पूरा बेस है उसको एक सा कंप्लीट करना है। और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था इनके फेस पे उसको मैंने ब्रश की हेल्प से हटा दिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर भी आपको फेस पे अप्लाई करके नहीं रखना है। देन इसके बाद में आपको थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे चिन का जो एरिया है जहाँ पे लाइंस क्रिएट होती है ज़्यादा, वहाँ पे भी मैं थोड़े से बेस को अच्छे से सेट किया है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है ब्लशर एप्लीकेशन का। डेफिनेटली ब्लशर हमारे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ ये हमारे मेकअप को एक नेचुरल सा लुक देता है और ब्लशी बनाता है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, जब आप क्लाइंट के ऊपर ब्लशर अप्लाई करते हो ना तो आप ब्लशर का जो शेड है ना वो क्लाइंट के स्किन शेड के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैंने जो किया है ना फॉरएवर 52 का ब्लशर यूज़ किया है। आप कोई सा भी यूज़ कर लो, मैंने इसलिए आपको ये मैसेज दिया है क्योंकि देखिए आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, वो ये कहते हैं ना कि मैम आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है ना वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो और उसका रिज़ल्ट कैसा होता है। क्योंकि बेस जब हम बनाते हैं एक रियल ब्राइड पे काम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स का भी केयर करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर। और हाइलाइटर अभी आप देख रहे हो कि मैं एक छोटे से बिल्कुल स्मॉल ब्रश से कर रही हूँ। आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, जिस ब्रश के साथ आप उसके साथ ब्रश कर से यूज़ करो। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो फिंगर की हेल्प से भी हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी आप जिस चीज़ के साथ भी कंफर्टेबल हो वर्क करने में आप उसके साथ करो। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रश लिया है क्योंकि अभी मैं 1-2 बार से मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। डेफिनेटली जो हाइलाइटर ब्रश होता है, जो फ्लैट ब्रश होता है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि हाइलाइटर में जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ना हाइलाइटर, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, इसलिए इसके लिए जो ब्रश डिज़ाइन किया गया है वो फ्लैट है और बहुत थिन है। उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हो या जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल आप उसी के साथ काम कीजिए। हाइलाइटर को भी बहुत थोड़े से अमाउंट में आपको लेना है और थोड़े से अमाउंट में ही आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, देखिए मेरे जो आसपास का एरिया है ना वो बहुत क्राउड एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कभी भी एकदम एकांत में घर पे बैठ कर के सब चीज़ें कर पाऊँ। सारा दिन का काम होता है और बहुत बिजी शेड्यूल होता है। ये जो हम वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं, डेफिनेटली इसको बनाने में हम हैं तो इंटरेस्टेड और हमें बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन इसके पीछे हमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है और अपने बिजी शेड्यूल में से इसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। मतलब कह लो अगर आपका हम 30 मिनट का वीडियो एडिट करना है तो उसके लिए कम से कम 2-2.5 घंटे का मुझे टाइम देना पड़ता है। प्रॉपर बैठ के एडिटिंग करना और सारी चीज़ें, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, जो भी ये वीडियोस बनाते होंगे उनको इतना एक्सपीरियंस तो होगा, उनको इतनी समझ तो होगी। तो प्लीज़ आप मेरे अगर चैनल पे
पहली बार आए हो तो प्लीज़ मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इतना एफर्ट डालते हैं, आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें लर्न कर पा रहे हो, तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है, तो डेफ़िनेटली आपको भी उसी तरीके से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मुझे कि आपको मेरा ये जो वीडियो है, ये जो मेरा काम है वो कैसा लगा। प्लीज़ एक्चुअली से होता क्या है ना कि हम थोड़े से और ज़्यादा इनकरेज होते हैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए, ये काम करने के लिए, तो हमें बहुत मज़ा आता है फिर काम करने में। चलिए अब बात करते हैं काम की। आप देख रहे हो मुझे अब इनका आई मेकअप करना है, तो मैंने यहाँ पे इनको अप्लाई किया है लिक्विड कंसीलर से मैंने इनके आई मेकअप का बेस तैयार किया है। आप देख रहे हो कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा आगे पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम आता है तो मुझे थोड़ा सा हिलना भी पड़ता है यहाँ से। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेकअप करते करते कहीं भी मत जाइएगा, ठीक है। मैं वो मेंटेन कर लेती हूँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ, पर अगर मैनेज नहीं हुआ तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप जब मेकअप कर रहे हो तो पूरा टाइम दे करके आपको कॉन्सेंट्रेट करके मेकअप करना पड़ेगा। देन अब इसके बाद हम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिंटेड पाउडर लिया है, जिससे मैंने इनका आई मेकअप का जो बेस है, कंसीलर है, उसको सेट किया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसके बाद हम आई शेडो अप्लाई करने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा बेस होता है, और ब्रश जो होता है बहुत स्मूथली स्प्रेड होता है आपके पूरे आइज़ पे। तो देन हम अब यहाँ पे हमने फर्स्ट काम स्टार्ट किया है। उसके बाद आईब्रो शेप का आप ये जहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे नेचुरल ब्राउन शेड यूज़ किया है, और बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में मैंने प्रोडक्ट को लेकर के मिड एरिया से शेपिंग का काम शुरू किया है, और थोड़े से अमाउंट में मैंने, आप देख रहे हो, ब्रश में लिया है। देखिए, जब हम आईब्रो शेपिंग का काम करते हैं ना, अभी तो ये फिर भी जो हमारे क्लाइंट के आईब्रोज़ हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, ऑलरेडी वो शेप्ड हैं। बट बहुत सारे क्लाइंट के साथ ऐसा होता है कि उनके पास जो आईब्रोज़ में ग्रोथ नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे तो ऐसे आईब्रोज़ के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमको शेप भी देना है और बहुत नेचुरल सा लुक देना है, बहुत नेचुरल आईब्रोज़ क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम चैलेंजिंग होता है। बट अगर हम बहुत ब्लेस्ड हैं, अगर हमें सब कुछ अच्छे से पहले से प्रिपेयर मिलता है, तो अच्छे आईब्रोज़ हैं, अच्छी आईज़ हैं, तो उसके साथ काम करने में फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बट हम मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमारा काम है चीज़ों को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना, चीज़ों को अच्छे से इन्हेंस करना। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक क्लाइंट को मेकअप आर्टिस्ट के पास खींच कर लाता है। क्योंकि देखिए, यूट्यूब से देख कर के काम तो बहुत लोग सीखते हैं, डेफिनेटली अच्छा कर भी लेते हैं, बट ये जो बारीक चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, वो आपको हर कोई नहीं बताता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ देखो नहीं, चीज़ों को समझो कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है और किस तरीके से हम काम करते हैं रियल में। अगर हम जब एक मेकअप आर्टिस्ट जब मेकअप करता है ना, तो वो बहुत सारी बारीकियों को, बहुत सारी चीज़ों को केयर करता है, तब जाके उसका जो बेस होता है, जो मेकअप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है और हम क्लाइंट को फुली सेटिस्फाई कर पाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि क्लाइंट हमारे काम से सेटिस्फाई हो। अब मैंने यहाँ पे इनका स्टार्ट किया है आई मेकअप, और मेरी जो क्लाइंट है इनको भी स्मोकी आई मेकअप चाहिए, पर इनको जो इनका जो ड्रेस है ना, उस पर सिल्वर थोड़ा सा कलर एडेड है, तो हम इस पे जो ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे लास्ट में, वो सिल्वर ग्लिटर्स होंगे। बट यहाँ पे जो इनका आई मेकअप होने वाला है वो स्मोकी होने वाला है, और स्मोकी में भी बहुत डार्क हम नहीं ले रहे हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल लाइट ब्राउन से स्टार्ट किया है। आई शेडो जो हमने लिया है, अब सबसे पहला आई शेडो है, बिल्कुल लाइट ब्राउन लिया है हमने। आप देख रहे हो थोड़े से अमाउंट में हम प्रोडक्ट को लेकर के अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने हमेशा जब भी हम आई शेडो में अप्लाई करती हूँ, तो सबसे पहले मैं मिड एरिया पे अप्लाई करती हूँ, देन उसके बाद में मैं उसकी ब्लेंडिंग करती हूँ, और बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से ब्लेंडिंग करती हूँ, थोड़े से प्रोडक्ट को लेकर के। कभी भी बहुत हड़बड़ी में ये मेरा काम नहीं होता है, और ये आपको भी नहीं करना है। देखिए, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो कलर सिलेक्शन है, आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब आपने देखा है कि हम किस तरीके से, मैंने लाइट ब्राउन से स्टार्ट किया था, देन धीरे धीरे डार्कर की तरफ जा रहे हैं। कभी भी आपको कोई भी शेड यूज़ करना है, ब्राउन हो, ब्लैक हो, येलो हो, ग्रीन हो, डजेंट मैटर कि कौन सा कलर आप यूज़ कर रहे हो, बट जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, वो हमेशा लाइट से डार्कर की तरफ जाना है, हमेशा लाइटर से डार्कर की शेड की ओर ही आपको जाना है। वॉक करने के टाइम में हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाना है, कभी भी डार्क से स्टार्ट नहीं करना है। और
इन कलर्स को जब हम आई शेडो को आपस में ब्लेंडिंग करते हैं ना तो अच्छे से हमें मर्ज करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एक लाइंस क्रिएट करते गए और आगे बढ़ते गए, बिल्कुल भी नहीं। ये कलर बिल्कुल जिस तरीके से इसका नाम दिया गया है ना, इसको आई शेडो, डेफिनेटली बिल्कुल एक शेडो बननी चाहिए आपकी। ऐसे अलग से आपको लाइंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है, एक अच्छी सी आई शेडो क्रिएट करनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लेंडिंग करना है, तभी वो काम हो पाएगा। मैं जब आई मेकअप करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, जितने टाइम में मैं बेस सेट करती हूँ ना, उसका कह लीजिए आपकी 30% जो टाइम होता है ना, वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आई मेकअप को देती हूँ। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए, जो आपका आई मेकअप होता है, जो आपका लिपस्टिक होता है ना, ये आपके पूरे ब्यूटी को, आपके पूरे मेकअप को ब्यूटीफुल बनाता है, इन्हेंस करता है, बहुत अच्छा करता है और सबसे फ्लॉलेस लुक देता है। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करना है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आपके फाउंडेशन की ब्लेंडिंग हो, चाहे वो आपके आई शेडो की ब्लेंडिंग हो, आपको ये बहुत अच्छे से करना है। अब लाइट ब्राउन के बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया और उसकी भी बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दी है। देन अब हम थोड़ा सा सबसे डार्क ब्राउन जो है ना, वो कलर लेंगे और उसको जो हमारा क्रीज एरिया है या आईलिड एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना है। कभी भी मैं प्रोडक्ट लेती हूँ ना, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, सबसे पहले उसको मैं थोड़ा सा उसको रिमूव कर देती हूँ, अपने हाथ पे थोड़ा सा उसको हटा देती हूँ। एक और बात है, कभी भी आपने नोटिस किया होगा या जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो समझते होंगे इस चीज़ को, जब भी हम काम करते हैं आप देखोगे ना, हमारे जो हैंड्स होते हैं ना, वो बहुत कलरफुल हो जाते हैं। आई शेडो हो गया, लिपस्टिक हो गया, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे हाथ पे लग जाते हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि हम कभी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को जो अपने हाथ पे रिमूव करते हैं, देन उसके बाद से लेकर के जाते हैं। आपको कभी भी ना मुंह से फूंक मार के प्रोडक्ट को नहीं हटाना है, ओके। बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या बहुत सारे ऐसे बिगिनर आपके ब्यूटिशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बहुत सारा ले लेते हैं ब्रश पे और फिर इसके बाद से वो मुंह से फूंक मार के हटाते हैं। ये आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपके मुंह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, पहली चीज़ हो गई। और ये बहुत अनप्रोफेशनली सीन करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप प्लीज़ जब भी आप काम करते हो ना, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है और हाइजीन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि क्लाइंट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए आपके काम से। आप इस बात को हमेशा ख्याल रखना और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही आपको काम करना है। अब आप देख रहे हो मेरा सारा जो आई मेकअप है, आई शेडो है, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे शिमर। तो सबसे पहले मैंने जो डार्क ब्राउन शेड का शिमर है ना, सॉरी, यहाँ पे मैं आईब्रोज़ के नीचे का जो एरिया है, जिसको हम ब्रो बोन एरिया कहते हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने एक गोल्डन हाईलाइटर लिया है, ये भी हुडा ब्यूटी का हाईलाइटर है और उसको भी बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे आईब्रोज़ होते हैं ना, वो थोड़े से उभर के आते हैं, थोड़े इन्हेंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आपका ब्रो बोन एरिया उसको अच्छे से हाईलाइट किया है एक गोल्डन कलर से। और यहाँ पे जो गोल्डन है ना, वो बहुत लाइट गोल्डन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देन उसके बाद से जो भी हमारे आई मेकअप में या आई शेडो में 19-20 रह जाता है, हम उसको एक क्लीन ब्रश से उसको सेट करते हैं। और इसके बाद में जो हमारा फाइनल टचअप होगा ना हमारा आई मेकअप पे, वो होता है बेसिकली ग्लिटर्स का। तो ग्लिटर्स मैं बाद में अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, क्योंकि ग्लिटर्स अप्लाई करने के बाद जब हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं ना, तो जो हमारा ब्रश होता है, लाइनर ब्रश या जो भी ब्रश होता है, उसमें ग्लिटर्स आ जाते हैं। तो फिर जो उससे दोनों चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, एक तो आपका ब्रश भी ख़राब हो रहा है, आपके ग्लिटर्स भी ख़राब हो रहे हैं, और आपका जो आई लाइनर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टिंटेड नहीं होता है, वो भी कलर लाइट हो जाता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया है, वो आईलाइनर है मेबेलिन का जेल आईलाइनर। तो अभी आप इस तरीके से कर रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा कर करके और मिड एरिया से आईलाइनर अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी जो ये क्लाइंट है ना, इनकी आइज़ थोड़ी हुडी आइज़ है।
तो ये इनका जो आई लाइनर है मैं थोड़ा सा थिक देने वाली हूँ ताकि जो इनकी आईज़ है ना वो थोड़ी ब्रॉड लगे, ब्यूटीफुल लगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम मुझे स्मोकी आई मेकअप चाहिए या मुझे ब्रॉड लाइनर चाहिए। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं अरे नहीं, आपकी आईज़ ऐसी है, ये नहीं हो सकता है, इस पर आपकी आईज़ और छोटी दिखेंगी। ये बहुत गलत बात है। देखिए, यही तो काम हमारे लिए चैलेंजिंग है, हमें हर तरीके की आईज़ पे हर तरीके का लुक देना, और जो हमारे क्लाइंट की डिमांड है, जो हमारे क्लाइंट की नीड है, हमें उसके हिसाब से काम करना है। और यही आपका हुनर है। आपको यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही पैशनेट तरीके से आपको ये काम करना है। और आप ये बात याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना, आप उतनी ज़्यादा निखर के आओगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप हर तरीके की आइज़ पे हर तरह का काम कर सकते हो। मेरी जो क्लाइंट है ना, इनकी आइज़ भी थोड़ी हुडी हैं, बट आप देखना किस तरीके से इनका जो आई मेकअप है ना वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्रॉड आइज़ होने वाली है इनकी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई किया, और लाइनर जो अप्लाई कर रही हूँ ना, यस, ये काफ़ी ब्रॉड आईलाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इससे इनकी आइज़ जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड दिखेंगी। आई मेकअप का काम बहुत बारीक काम होता है, तो इनकी बारीकियों पे आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यही आपके मेकअप को फिनिशिंग देता है, ठीक है, और यही आपके मेकअप को एक प्रोफेशनल लुक देता है। तो यहाँ पे आपको अपना काम बहुत फिनिशिंग से और बहुत पेशेंस से करना है। देन उसके बाद में मैं इसी जेल आईलाइनर से जो आपका जो काजल है ना वो भी क्रिएट करती हूँ, पर मैंने यहाँ पे इनको थोड़े से विंग्स दिए हैं। बहुत ज़्यादा शार्प विंग्स तो नहीं दिए हैं, बहुत स्मॉल विंग दिया है, लेकिन दिया है क्योंकि इससे इनकी आइज़ जो है ना वो थोड़ी ब्रॉड लगेंगी, और जो हुडी आइज़ है ना उनको एक शेप मिलता है, उसको एक कहते हो कि हम उसके थोड़े एरियाज़ को थोड़े से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको थोड़े विंग्स दिए हैं, स्मॉल विंग दिए हैं, लेकिन थोड़े शार्प विंग्स दिए हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इनको अप्लाई किया है फेक लैसेस, और फेक लैसेस अप्लाई करने के टाइम पे आपको सबसे पहले आपको क्लाइंट के आइज़ के अकॉर्डिंग जो आपके फेक लैसेस हैं ना उसकी जो लेंथ है उसको डिसाइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ है तो उसको आपको थोड़ा सा रिमूव कर देना है, कट कर देना है सीजर की हेल्प से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपकी लेंथ बड़ी होगी ना फेक लैसेस की तो वो बहुत फेक दिखेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके आई मेकअप को बिगाड़ देता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल नेचुरल लुक पे लेकर के जाना है। तो आपको कितना वॉल्यूम रखना है फेक लैसेस में, और कितनी उसकी लेंथ रखनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही आप अप्लाई करोगे, क्योंकि एक बार ग्लू लग जाने के बाद और आपको आइज़ पे अप्लाई कर देने के बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना वो आपको पहले डिसाइड कर लेनी है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है और वॉल्यूम कितना रखना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही आप फेक लैसेस सेलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे। अब मैंने इनको फेक लैसेस भी अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने को रख देंगे। इसके बाद काजल एप्लीकेशन का और आई शैडो जो हम काजल मर्ज करते हैं, स्मज करते हैं, उसका काम हमारा फाइनल टचअप में होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लिपस्टिक एप्लीकेशन का काम है। मैं जो मेरा काजल एप्लीकेशन का काम होता है वो आप देखोगे मोस्टली मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि उसके रीज़न्स होते हैं बहुत सारे। पहला रीज़न तो ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लाइंट की आईज से पानी निकलने लगता है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि तब तक हमारा जो बेस होता है ना वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेट हो जाता है, तो बहुत वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो मैं वो काम सबसे लास्ट में करती हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे लिप लाइनर से एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना तो जो हमारी शेप होती है वो बहुत अच्छे से आती है, प्रॉपर होती है, और वो उसको बिगाड़ता नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे लिप लाइनर अप्लाई किया है, और उससे मैंने जो भी मुझे शेप देना है क्लाइंट के लिप्स पे वो लाइनर से वो शेप क्रिएट कर ली है। उसके बाद हम फिल करेंगे लिपस्टिक एप्लीकेशन करने के टाइम में भी हमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है कि बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट ले करके पहले अप्लाई करना है, और लिपस्टिक को बहुत धीरे धीरे से अप्लाई करना है,
क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी बाहर चला गया, फैल गया, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है उसको रिकरेक्ट करने में। इसलिए आप इसको बहुत धीरे धीरे से अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं थोड़ी सी स्पीड में अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई मैं स्पीड में नहीं कर रही हूँ, मैंने जो वीडियो की स्पीड है उसको थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो लोग भी थोड़े से इरिटेट होते हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आज के टाइम में किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो 1 घंटे का टाइम दे करके वीडियोस को देखे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ आपको जब भी टाइम मिले ना, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखने से ही पूरी नॉलेज होती है। आप स्किप करके देखते हो या स्पीड बढ़ा के देखते हो तो आप वीडियो तो देख लेते हो, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उनको आप मिस कर देते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको पूरा रिज़ल्ट मिलेगा और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और प्लीज़ सारी जो भी मेरी वीडियो में जो भी मैंने डिटेल शेयर की हैं, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, जो भी टिप्स शेयर की है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, मेरा काम कैसा लगता है, मैं किस तरीके से आप लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे बताइएगा, मैं डेफ़िनेटली वैसी वीडियोस लेकर के आऊँगी। अब मैं अपना फाइनल टचअप कर रही हूँ, जो मेरा है आई मेकअप का। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन पहले ग्लिटर यूज़ किया है। ठीक है, ये बहुत फाइन ग्लिटर है, आप इसको शिमर भी कह सकते हो, ग्लिटर भी कह सकते हो। तो हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन अप्लाई किया है। देन उसके बाद में, क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ना, उनके ड्रेस में सिल्वर टचअप है, थोड़ा सा सिल्वर है, वर्क है सिल्वर, तो मैं यहाँ पे फिर एक सिल्वर आई शेडो भी अप्लाई करूँगी। ओके, और जो हमारा क्रीज एरिया है ना, ओके, पूरे क्रीज एरिया पे हम शिमर अप्लाई करते हैं, ग्लिटर अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में लेकर के अप्लाई करते हैं, ताकि वो पूरे फेस पे भी नहीं फैले और जो हमारे आई मेकअप का जो लुक है ना, उसको बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल बनाए। और ये ग्लिटर अप्लाई करने के टाइम में आपको ये याद रखना है कि जो आपके लेसेस है या जो लाइनर है ना, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेकर के नहीं जाना है। इसलिए आपको फाइन ब्रश यूज़ करना है और ब्रश को बहुत स्लोली से इस तरीके से अप्लाई करना, जिस तरीके से आप देख रहे हो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जो शिमर एप्लीकेशन का, ग्लिटर एप्लीकेशन का काम किया, उसको बहुत स्लोली किया है। और ये जो मेरा आई मेकअप है वो भी डन हो गया। अब हम इसको बेस को सेट करने के लिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और सेटिंग स्प्रे मैं सिर्फ अभी आईज़ एरिया पे ही अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने एक टिश्यू पेपर यूज़ किया है इनके बेस पे। देन उसके बाद मैंने इनके आईज़ पे मेकअप फिक्सर डाल दिया। अब मेरी जो ये क्लाइंट है, जो मेरी ब्राइड है, वो पहले से भी ब्यूटीफुल थी, डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल थी। अब इनको हमने थोड़ा और ब्यूटीफुल बना दिया और इनका जो मेकअप है वो तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। अब हम इनका जो फाइनल आईज़ ओपन करा के, इनके जो नीचे काजल एप्लीकेशन का काम था और काजल को स्मज करने का जो काम था, हम वो करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं अपनी ब्राइड को काजल अप्लाई कर रही हूँ। बहुत फाइन लाइन अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिक लाइन अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद में आपको जो सेकंड काम करना है ना, वो आई शेडो मर्ज करना है। आई शेडो से आपको काजल को मर्ज करना है और थोड़ा सा स्मजी लुक देते हैं, उससे आपकी आईज़ थोड़ी और ब्यूटीफुल दिखती हैं और ब्रॉड दिखती हैं। तो हमने यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो काजल अप्लाई करना है, और काजल अप्लाई करने के बाद में वो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमें करना है काजल को स्मज करने का। वो बहुत नेचुरल सा लुक देता है और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रेटी आईज़ दिखती है हमारी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने हल्के हल्के से करके आहिस्ता से बिल्कुल आराम से काजल अप्लाई किया है, क्योंकि ये जो काम होता है ना, वो सीरियसली बहुत बारीक काम होता है काजल का। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर फैल गया ना, तो आपकी जो आई मेकअप है ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाना है। अब देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो के साथ काजल को मर्ज किया है और इसके बाद थोड़ा सा स्मच किया है, ताकि जो आपका लुक है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो सके। ब्राउन आई शेडो के साथ हम इसको थोड़ा सा स्मच कर रहे हैं। और ये जो मेरी ब्राइड है ना, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं।
आपको मेरी ब्राइडल का फाइनल लुक और मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए मुझे ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।